हेलो एंड वेलकम। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऋचा ओझा, डाइट लेक्चरर फ्रॉम डाइट सोनभद्र। जैसा कि ये वीडियो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और लास्ट क्लास में सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को हमने कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड करवाए थे, जिसमें से एक वीडियो था और एक बुक का मटेरियल था, और वो एक नया मेथड था जो था कि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ये स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक सजेशन है एज अ टीचर। जैसे कि अभी आपको प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, लेकिन आप थोड़ा अनईज़ी फील कर रहे हैं क्योंकि आपको अचानक से बताया जा रहा है एंड आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो लेट मी टेल यू, क्योंकि ये टाइम जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो जब भी ये चीज़ें नॉर्मल होंगी या जैसे ही आपका आना चालू होगा यहाँ पे, तो आप एकदम से अपने साइड से प्रिपेयर्ड रहिए, ख़ास तौर के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि हो सकता है जब लॉकडाउन खुले या आपका आना डाइट में हो या जब आपके एग्ज़ाम्स की अनाउंसमेंट हो, तो भी ऐसी बहुत स्थितियाँ बन सकती हैं जब आपको संभलने का मौका ना मिले। बस एक सजेशन है, मुझे इस बारे में अभी तक कोई नॉलेज नहीं है। कहने का मतलब है आप प्रिपेयर्ड रहिए अपने एग्ज़ामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो अब हम उस मेथड को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डिटेल में क्या, जो उसके मेन पॉइंट्स हैं हम उनको यहाँ पे रेस करेंगे, क्योंकि आपको बैकग्राउंड में काफ़ी मटेरियल पहले ही आप लोगों ने कंसल्ट कर लिया होगा। आई होप आप सभी ने वो देखा होगा और कुछ समझने की या एक बैकग्राउंड बनाने की कोशिश की होगी। तो सबसे पहले तो इसका नाम ही सजेस्ट करता है कि कोई एक ऐसे महापुरुष होंगे जिनका नाम वेस्ट होगा, उनके नाम से मेथड पड़ा। तो हाँ, बिल्कुल आप सही हैं। ये जो मेथड है ये इन्वेंट किया गया है डॉक्टर MP वेस्ट के द्वारा। इसको एक न्यू मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो सबसे हमने दो ट्रेडिशनल मेथड्स की बात की थी और हमेशा हम करते रहते हैं, एक है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और एक है डायरेक्ट मेथड। तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के ऊपर एक सुधार के रूप में डायरेक्ट मेथड आया था, और इस मेथड ने डायरेक्ट मेथड को चैलेंज किया हुआ था। डॉक्टर वेस्ट जो थे वो आपके ढाका, जो कि अभी बांग्लादेश में है, उसके एक ट्रेनिंग कॉलेज के वो प्रिंसिपल थे। और उसके पहले जब इंडिया अनडिवाइडेड था, उसके पहले वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भी थे बंगाल रीजन में। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट, जो देन प्रिवेलिंग मेथड जो कि डायरेक्ट मेथड था इंग्लिश टीचिंग का, उनके हिसाब से वो अनएडिक्वेट था, यानी कि जो इंडियन स्टूडेंट्स है उनकी नीड के अकॉर्डिंग वो उनको इनएप्रोप्रिएट लगा था। अकॉर्डिंग टू हिम, जो डायरेक्ट मेथड था उसने एक अनड्यू एम्फेसिस दे रखा था स्पीच पे। जैसे कि पहले भी जो मैटर्स आए थे उसमें था कि एक का फोकस था टू राइट करेक्ट इंग्लिश, और दूसरा यानी कि जो डायरेक्ट मेथड आया उसका था टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। लेकिन इनका डॉक्टर वेस्ट का कहना था कि जो डायरेक्ट मेथड था उसने अननेसेसरीली जो स्पीकिंग इंग्लिश है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर दिया है या एम्फेसाइज कर दिया है, जिसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपना ही एक मेथड इवॉल्व किया अपने नाम से, जिसमें उन्होंने स्पीकिंग एबिलिटी और राइटिंग एबिलिटी से कहीं ज़्यादा जो इम्फेसिस या कहीं ज़्यादा जो फोकस किया वो किया रीडिंग एबिलिटी पे। यानी कि जो लैंग्वेज की चार एबिलिटीज़ होती हैं, पहले भी आपको बताया गया है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। तो उसमें से इन्होंने रीडिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया। अब चूँकि कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी उसमें दी हुई थी, तो उसमें सबसे पहला इनकी दो बुक्स के नाम हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। पहला है बाइलिंगुअलिज्म, दूसरा है लर्निंग टू स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज। डॉक्टर वेस्ट की ये दो बुक्स हैं। इसके बाद अब उनके हिसाब से इंग्लिश पढ़ाने के क्या रीज़न्स थे, क्या ऐसे जस्टिफिकेशंस है जो हम दे सकते हैं कि क्यों इंग्लिश पढ़ाना ज़रूरी था। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट, सबसे पहले इंग्लिश प्रमोट्स इंटरनेशनलिज्म एंड ब्रदरहुड। उनके हिसाब से जो अंग्रेजी भाषा थी तत्कालीन समय में अंतर्राष्ट्रीयवाद और भाईचारा को प्रमोट करती थी या उसको बढ़ावा देती थी। फिर था, इट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एमंग पीपल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये तो मानी हुई बात है कि कई जो देश हैं या फिर जो विभिन्न देश हैं या इवन इंडिया के अंदर जो विभिन्न राज्य हैं, उनमें भी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ हिंदी कॉमन नहीं है, इंग्लिश है। इसके बाद था, नो इंडियन लैंग्वेज इज़ रिच इन द फील्ड ऑफ साइंस। ऐसा डॉक्टर वेस्ट कह रहे हैं कि विज्ञान की फील्ड में अगर देखा जाए तो कोई भी भाषा इतनी रिच नहीं थी जितनी कि इंग्लिश थी। फिर उन्होंने कहा, इंग्लिश ब्रॉडेंस
मेंटल फैकल्टीज़, मतलब मानसिक जो शक्तियाँ हैं उनको भी विकसित करती है इंग्लिश इनके हिसाब से। फिर है, इन्होंने जो इनका होल एंड सोल फोकस था या मेन एम आप कह लीजिए इंग्लिश टीचिंग का, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने का, वो था डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एबिलिटी, पढ़ने के कौशल का विकास। फिर था, जैसा कि आपको इससे एक आइडिया मिल गया होगा कि ज़्यादा बस पढ़ना पढ़ना पढ़ना, रीडिंग एबिलिटी को ही फोकस करना इनके मेथड में दिया हुआ। क्यों उन्होंने रीडिंग को ही इतना फोकस करने को कहा? तो उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट, उन्होंने कहा द बाइलिंगुअल चाइल्ड डज नॉट सो मच नीड टू स्पीक हिज सेकेंड लैंग्वेज बट रादर टू रीड इट। यानी बाइलिंगुअल चाइल्ड, द्विभाषी, यानी कि जब किसी भी फॉरेन लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ सेकेंड लैंग्वेज या एज अ फॉरेन लैंग्वेज आप सिखा रहे हैं, इसका मतलब बच्चे के पास अपनी एक भाषा है जो उसकी मदर टंग है, एक भाषा उसके पास पहले से है, ये आप दूसरी भाषा सिखा रहे हैं। जैसा कि बाइलिंगुअल मेथड में आपने बाइलिंगुअल समझा था, द्विभाषी। तो इनका कहना है जब बच्चे की पकड़ एक भाषा में पहले से है, तो जब आप उसको फॉरेन लैंग्वेज सिखाते हैं तो उसमें उसको बोलने पे बहुत स्ट्रेस ना देने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है पढ़ने पे, उस भाषा को पढ़ने पे। अब उन्होंने रीडिंग एबिलिटी को एम्फेसाइज़ क्यों किया? उसमें उनके कुछ रीज़न्स थे। उसमें सबसे पहला उन्होंने रीज़न दिया, इंडियन चिल्ड्रन हैव लेस अपॉर्चुनिटीज़ टू स्पीक इंग्लिश। भारतीय बच्चे, जो उस समय भारतीय स्टूडेंट्स हैं, उनके हिसाब से उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम आएंगी जिसमें उनको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत पड़े। उनके हिसाब से पढ़ने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ने वाली थी। फिर उन्होंने कहा द पेसिव वर्क इज़ लाइक द फाउंडेशन ऑफ एक्टिव वर्क, सो इज़ द रिसेप्टिव स्किल ऑफ प्रोडक्टिव स्किल। इसको ऐसे समझें, पेसिव वर्क इज़ द लाइक द फाउंडेशन ऑफ एक्टिव वर्क। यानी लैंग्वेज स्किल्स को अगर आप याद करें तो उसमें दो रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं, दो प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं। रिसेप्टिव स्किल्स में क्या होता है, हम पैसिव होते हैं, और प्रोडक्टिव स्किल्स में क्या होता है, हम एक्टिव होते हैं। इन्होंने किसको फोकस किया? रीडिंग क्या है? एक रिसेप्टिव स्किल है जिसमें हम पैसिव होते हैं, हम किसी और का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, अपने साइड से हम कुछ नया प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो पैसिव स्किल है उसको एक्टिव से ज़्यादा महत्व दिया। क्यों? इनके हिसाब से एक्टिव स्किल्स को सीख जाने से पहले आपको पैसिव स्किल्स को सीखना ज़रूरी है, वो उसके लिए एक फाउंडेशन स्टोन का काम करेगा। इसके बाद, रीडिंग अ लैंग्वेज इज़ बाई फार द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग टू स्पीक एंड राइट इट। यानी कि सबसे पहले किसी भी भाषा या इंग्लिश भाषा को पढ़ना सीख जाना, कहीं ना कहीं ये सबसे छोटा रोड है, एक शॉर्टकट है उस भाषा को फर्दर और सीखने का। यानी कि अगर आप इंग्लिश भाषा को बोलना या लिखना चाहते हैं, उससे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसको पढ़ना सीखना होगा। जब आप पढ़ना सीखेंगे तभी आप ऑटोमेटिकली आपका जो रास्ता होगा उसको बोलने और लिखने की ओर जाएगा। फिर इन्होंने कहा बाय रीडिंग स्टूडेंट्स कैन हैव एन आइडिया ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जब आप पढ़ते हैं तो आपका जो मेन फोकस होता है, जो सेंटेंसेस है उनको आप समझते हैं, आपके दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इनका कहना था कि जब आप पढ़ते हैं तो आप उस भाषा की जो स्ट्रक्चर है उसका एक आइडिया आपको लगता है। फिर इन्होंने क्या कहा, टू एक्वायर रीडिंग एबिलिटी इज़ ईजियर देन एक्वायरिंग स्पीकिंग एबिलिटी। ऑब्वियसली, क्योंकि एक रिसेप्टिव स्किल है, इसमें आप पैसिव रहते हैं, आपका रोल, आप एक्टिव कम रहते हैं, आपका रोल इसमें पैसिव है। किसी का कोई चीज़ आपको पहले से प्रोवाइड की गई है, आप उसको पढ़ रहे हैं। और स्पीकिंग में क्या है कि आपको अपने साइड से प्रोड्यूस करना होता है। तो ऑब्वियसली इसको एक्वायर करना, जो रीडिंग स्किल है इसको एक्वायर करना इज़ ईजियर देन एक्वायरिंग स्पीकिंग स्किल। अब इन्होंने जो रीडिंग एबिलिटी है या जो पढ़ने का कौशल है उसको दो भागों में बांटा। सबसे पहला था ओरल रीडिंग, दूसरा था साइलेंट रीडिंग। ओरल रीडिंग जहाँ पे आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं, जो लिखा हुआ है उसको आप बोल बोल के पढ़ते हैं, यू रीड इट अलाउड। दूसरा है साइलेंट रीडिंग, इसमें आप जो आपके सामने टेक्स्ट प्रोवाइडेड है उसको आप अपने मन में पढ़ते हैं। डॉक्टर वेस्ट के अनुसार जो साइलेंट रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ओरल रीडिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइलेंट रीडिंग है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ओरल रीडिंग पहले होनी चाहिए, साइलेंट रीडिंग बाद में होनी चाहिए। क्यों? उनके हिसाब से जो साइलेंट रीडिंग है उसको ऐसे ही इंट्रोड्यूस नहीं कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनका मेन स्ट्रेस जो है साइलेंट रीडिंग पे है, तो उसके लिए बच्चे को टाइम दिया जाना चाहिए और साइलेंट रीडिंग से पहले ओरल रीडिंग की प्रैक्टिस करा दी जानी चाहिए। क्यों? सबसे पहला उन्होंने रीज़न दिया, ओरल रीडिंग इज़ प्रिपरेटरी टू साइलेंट रीडिंग, यानी कि साइलेंट रीडिंग के लिए ओरल रीडिंग आपको तैयार करता है। कैसे तैयार करता है आप देखिए, इट डज़ नॉट नीड प्रीलिमिनरी वर्क इन स्पीच एंड राइटिंग, इट इन्वॉल्व सम इनर स्पीच। यानी कि जो साइलेंट रीडिंग है उसमें जब आप मन में पढ़ते हैं तो कुछ आपके अंदर भी चीज़ें चलती रहती हैं, तो वो चीज़ें चलती रहे उसके लिए आपको उस भाषा की समझ होनी चाहिए, इसीलिए पहले आपको ओरल रीडिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। क्यों? इट हेल्प्स इन करेक्टिंग प्रोनाउंसिएशन। जैसे KNOW, अगर इसको हमको आपको पहले से कह दिया जाए, ये सिर्फ एक एग्जांपल है एक वर्ड का, अगर किसी बच्चे को जिसने इंग्लिश पहले नहीं पढ़ी उसको हम बस बता दें ये स्पेलिंग है KNOW, इसको रीड अलाउड नहीं, उसको ज़ोर से नहीं पढ़ना है, उसको मन में पढ़ना हो, तो अब पता नहीं वो अपने मन में उसको नो बोले, नाउ बोले, कनाऊ बोले। ऐसे ही एक वर्ड है एनफ, ENOUGH। अब आप अगर उसको मन में पढ़ते हैं, आप इनफ बोलें, इनग बोलें, इनाउग बोलें, कैसे पता चलेगा? जब आप ओरली उसको रीड करेंगे, व्हेन यू रीड इट अलाउड, तभी तो जो टीचर हो या इंस्ट्रक्टर हो उसको पता चलेगा ये कि आपने जो प्रोनाउंस किया है या जो आपका प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होना चाहिए सही, तभी आपको करेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट्स में देखा जाए तो ओरल रीडिंग जो है इट शुड कम फर्स्ट, साइलेंट रीडिंग मच टाइम शुड बी गिवन फॉर इट। अब डॉक्टर वेस्ट ने वोकेबुलरी, आपके जो वर्ड पावर की हम बात करते हैं, उसको भी 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया। उनके हिसाब से जो वोकेबुलरी है वो 2 तरह की होनी चाहिए, पहली स्पीकिंग वोकेबुलरी, दूसरी रीडिंग वोकेबुलरी। यानी कि जब हम बोलते हैं तो हम जिन वर्ड्स का जो हमारा वर्ड पावर है जिसको हम यूज़ करते हैं वो एक अलग ग्रुप है, और जब हम पढ़ते हैं तो जो हमारा वर्ड पावर होना चाहिए वो एक अलग ग्रुप है। अब स्पीकिंग वोकेबुलरी कैसी होनी चाहिए उसको भी उन्होंने फर्दर 2 पार्ट्स में बांटा कि उसमें कैसे कैसे वर्ड्स होने चाहिए। सबसे पहला है कंटेंट वर्ड्स, दूसरा है फॉर्म वर्ड्स। अब कंटेंट वर्ड्स क्या है? द नाउन और द वर्ड्स वी टॉक अबाउट, यानी कि हमारे सेंटेंसेस में जिनके बारे में हम बात करते हैं, जो कंटेंट होता है। जैसे आई एम टीचिंग, यहाँ कंटेंट क्या है? टीचिंग, पढ़ाना, आई, मैं, जो कंटेंट यहाँ पे है। आई एम ईटिंग एन एप्पल, वहाँ कंटेंट क्या है? आई एन एप्पल। दूसरा क्या है? फॉर्म वर्ड्स, द स्ट्रक्चर्स और वर्ड्स वी टॉक विथ, यानी कि जो सेंटेंस हम फॉर्म करते हैं जिसकी सहायता से, मतलब हमारे पास कंटेंट है, कंटेंट वर्ड्स है, आम है, मैं हूँ, सेब है, किताब है। अब जिसकी सहायता से हम वर्ड्स फॉर्म करेंगे, जैसे इज, एम, आर, वर्ब के फॉर्म्स, ये सब। ठीक है, यानी कि जो आपकी स्पीकिंग वोकेबुलरी होगी उसके 2 पार्ट्स होंगे, फॉर्म वर्ड्स एंड कंटेंट वर्ड्स। फॉर्म वर्ड्स क्या है? फॉर्म वर्ड्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, और जो आपका कंटेंट वर्ड्स है द थिंग्स वी टॉक अबाउट। इसके बाद फिर आते हैं रीडिंग वोकेबुलरी पे। अब उन्होंने कहा कि स्पीकिंग वोकेबुलरी तो ये हो गई, और उसके लिए उन्होंने प्रैक्टिस और ड्रिल्स भी बताया अपने मेथड में, अगर आप डिटेल में जाएं तो। इसके बाद फिर उन्होंने बताया कि रीडिंग वोकेबुलरी जो है उसको फर्दर 2 भागों में बांटा। सबसे पहला वर्ड्स यूज बाय राइटर्स ऑफ इंग्लिश, और फॉर्म वर्ड्स। फॉर्म वर्ड्स आपके स्पीकिंग वोकेबुलरी में भी है, रीडिंग वोकेबुलरी में है, दोनों में ये कॉमन है। यानी कि फॉर्म वर्ड्स मतलब क्या? स्ट्रक्चर, जिसकी सहायता से सेंटेंसेस फॉर्म किए जाते हैं, कंटेंट को अपने सेंटेंस में पिरोया जाता है जिनकी सहायता से, ऐसे वर्ड्स। दूसरा वर्ड इन्होंने नया इसमें क्या दिया? वर्ड्स यूज बाय राइटर्स ऑफ इंग्लिश, यानी कि जब आप कोई चीज़ पढ़ेंगे, जब आप पढ़ते हैं और जब आप बोलते हैं, या आप इसको अगर ऐसे समझा जाए, जो आप कोई एक लिटरेरी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, हिंदी का हो या किसी भी भाषा का, अगर आप एक रिच लिटरेचर को पढ़ रहे हैं तो जो उसके लिटरेरी वर्ड्स होते हैं, जो साहित्यिक वर्ड्स होते हैं, जनरली आप उसको बातचीत में यूज़ नहीं करते हैं। बातचीत में आप उन्हीं वर्ड्स को फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं जो कि आसान होते हैं,
ईजी टू रिमेंबर होते हैं उन्हीं की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। जो बहुत कठिन वर्ड्स होते हैं, जो साहित्यिक शब्द होते हैं, जिनको आप इंग्लिश में लिटरेरी वर्ड्स कहते हैं, आप उनको अपनी स्पीच में यूज़ नहीं करते हैं या बहुत कम यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप रीडिंग वोकेबुलरी पे आते हैं तो चूँकि आप पढ़ रहे हैं, किसी ने लिखा है, कोई लिटरेचर है, तो वहाँ पे आपका सामना ऐसे वर्ड से होता है जो कि इंग्लिश के राइटर्स जनरली यूज़ करते हैं लिखने में। तो चूँकि आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास उन वर्ड्स का भी पावर होना चाहिए। अब इस मेथड को थोड़ा हमने देखा, अब एक थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लें कि इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं या मेन जो काम की चीज़ें हैं एकदम रैपिड, वो क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहला तो ये किसके नाम पे ये मेथड पड़ा, तो डॉक्टर MP वेस्ट के नाम पे। कौन सी उनकी 2 फेमस बुक्स हैं जिसमें इसका जिक्र मिलता है, तो सबसे पहला जो है वो है बाइलिंगुअलिज्म, दूसरा है लर्निंग टू स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज। तीसरी चीज़, ये डायरेक्ट मेथड के ऊपर एक सुधार था। डॉक्टर वेस्ट के अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट मेथड था उसने अननेसेसरी या अनड्यू स्ट्रेस दिया था स्पीकिंग पे, मोर एंड मोर स्पीकिंग एबिलिटी पे, इसीलिए उसके अगेंस्ट में या उसमें एक सुधार के रूप में इनका ये मेथड आया। और इनका जो मेन स्ट्रेस था क्या था, रीडिंग एबिलिटी पे। अब रीडिंग एबिलिटी की बात इन्होंने की तो इन्होंने रीडिंग एबिलिटी को 2 भागों में बांटा, पहला ओरल रीडिंग, दूसरा साइलेंट रीडिंग। इसके बाद फिर वोकेबुलरी की बात करें तो इन्होंने वोकेबुलरी को भी फर्दर 2 भागों में बांटा, स्पीकिंग वोकेबुलरी, रीडिंग वोकेबुलरी। स्पीकिंग वोकेबुलरी है उसमें 2 तरह के वर्ड्स आएंगे, फॉर्म वर्ड्स और कंटेंट वर्ड्स। और आपके रीडिंग वोकेबुलरी है उसमें भी दो तरह के वर्ड्स आएंगे, फॉर्म वर्ड्स भी आएगा और वर्ड्स यूज बाय राइटर्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इसके बाद अब इस मेथड के हम एडवांटेजेस यानी कि जो इसके प्लस पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है, दिस मेथड इनिशिएट्स प्यूपिल्स फॉर सेल्फ एक्टिविटी बिकॉज ओरल रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग बोथ अमाउंट टू इट। यानी ये जो मेथड है स्टूडेंट्स के सेल्फ एक्टिविटी, उनको खुद से एक्टिविटी करने के लिए इंस्पायर करता है या प्रेरित करता है। कैसे, क्योंकि आप रीडिंग पे स्ट्रेस कर रहे हो, रीडिंग आपकी 2 तरह की है, ओरल रीडिंग है और साइलेंट रीडिंग है, तो दोनों में वो ज़्यादा सेल्फ एक्टिव होंगे। दूसरा है, थॉरो रीडिंग डेवलप्स कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन क्या है, अब कॉम्प्रिहेंशन यानी कि बोधगम्य क्षमता। कॉम्प्रिहेंशन से अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हम आपको एक पैराग्राफ प्रोवाइड करते हैं। किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप बात करें तो उसमें आपको एक अनसीन पैराग्राफ दिया जाता है, उसको आपको पढ़ना होता है और उससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चंस के आंसर दिए होते हैं। तो उसको आप कैसे ग्रास्प करते हो, क्योंकि वो पैसेज अनसीन होता है, तो आप कहीं ना कहीं उस पैसेज को या उस स्टैंजा को आपने पढ़ा, रीड किया, तभी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आप आंसर कर पा रहे हैं। आपकी जो बोध क्षमता है आपके पढ़ने से डेवलप हुई। तो इनका ये कहना है कि थॉरो रीडिंग डेवलप्स, यानी कि जब आप थॉरोली उस चीज़ को रीड करते हैं तो वो आपके कॉम्प्रिहेंसिव पावर को डेवलप करती है। फिर है, रीडिंग मेक्स द लर्निंग ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग ईजी। यानी कि जब आप थॉरो रीडिंग कर लिए होते हैं या फिर आपको रीडिंग की प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती है तो ये आपके स्पीकिंग और राइटिंग को लर्न करने में आपकी सहायता करता है। फिर है, pupils do not feel the overload of grammatical rules। यहाँ पे जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है या अन्य मेथड्स की तरह ये ग्रामेटिकल रूल्स को ग्रामेटिकल रूल्स को आपके दिमाग में फीड करने के लिए, पूरा ओवरलोड करने के लिए ये स्ट्रेस नहीं करता। इसके हिसाब से बस आपकी रीडिंग एबिलिटी को ये डेवलप करेगा, स्पीकिंग एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, लेकिन जो अननेसेसरी ग्रामेटिकल रूल्स हैं उससे ये आपको फ्लड नहीं करता। इसके बाद है, मच रीडिंग कैन डेवलप अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन स्टूडेंट्स। यानी किसी भी भाषा को या फिर किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी भाषा में किसी भी लिटरेचर, मतलब कि उस भाषा से रिलेटेड आप लिटरेचर जब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं तो आपके मन में एक इंटरेस्ट खुद ही उस भाषा के लिए जागृत हो जाता है। इट इन्हेंसेस वोकेबुलरी ऑफ स्टूडेंट्स। जैसा कि डॉक्टर वेस्ट ने कहा कि जो रीडिंग वोकेबुलरी है आपकी स्पीकिंग वोकेबुलरी से थोड़ी सी अलग है और थोड़ी सी रिच है, थोड़ी सी ज़्यादा है। उसमें आपके जो वर्ड्स होते हैं वो आपकी स्पीकिंग जो वोकेबुलरी से है उससे थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप व्हेन यू रीड मोर एंड मोर तो आपकी वोकेबुलरी भी है वो बढ़ेगी। फिर है,
इट इज़ इकोनॉमिकल इन बोथ टाइम एंड मनी मैटर। जैसे कि अभी तक आपने इस मेथड को समझा, इसमें टीचर या फिर बहुत ज़्यादा ऑडियो विजुअल एड्स की बहुत ज़रूरत आपको नहीं है, या इसमें एक टीचर को बहुत ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, और कम टाइम है क्योंकि रीडिंग पे आपको एम्फेसाइज करना है। तो ये मेथड प्रिसाइसली, ये मेथड इकोनॉमिकल है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड एफर्ट। फिर अब चूँकि किसी भी चीज़ का जब हम एडवांटेज देखते हैं या जो प्लस पॉइंट्स देखते हैं तो माइनस पॉइंट्स उसमें इनबिल्ट होते हैं। तो चलिए अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो सबसे पहला तो है क्योंकि लैंग्वेज के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं और इसने सिर्फ और सिर्फ रीडिंग एबिलिटी को डेवलप करने पे फोकस किया है, तो दिस मेथड टोटली इग्नोर्स द अदर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग विच आर स्पीकिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग और लिसनिंग। यानी कि सिर्फ ये एक एस्पेक्ट को सीखने में बहुत ज़्यादा फोकस करता है, बाकी के 3 एस्पेक्ट्स को इसने कहीं ना कहीं इग्नोर किया है। फिर है ओनली रीडिंग इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, रादर इट इज़ बोरिंग फॉर अ लर्नर। ऑब्वियसली अगर एक क्लास में आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पे जोर देंगे कि आप एक टेक्स्ट है उसको ओरली पढ़िए, इसके बाद साइलेंटली पढ़िए 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 सिर्फ पढ़िए, तो ऑब्वियसली एक लर्नर के लिए यह बोरिंग और मोनोटोनस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, फिर है रीडिंग डज हेल्प इन लर्निंग, यानी कि जो पढ़ना या जो आपकी रीडिंग एबिलिटी है उससे आपको कुछ चीज़ों को सीखने में हेल्प मिलती है, जैसे प्रोनाउंसिएशन, इडियम्स, फ्रेजेस, कंपोजिशन एंड पोइट्री। इन सब को सीखने में आपकी जो रीडिंग एबिलिटी आपको बहुत हेल्प करेगी। लेकिन इसके अतिरिक्त कई चीज़ें हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से आपका काम नहीं बनेगा। फिर है दिस मेथड इग्नोर्स दिस सबकॉन्शियस एफर्ट्स ऑफ द लर्नर टू लर्न अ लैंग्वेज। अब क्या सीखने में ये आपको हेल्प नहीं करेगा, तो इंटोनेशन, आर्टिकुलेशन, ठीक है। इसके बाद द वोकेबुलरी इज टॉट टू स्टूडेंट्स विदाउट कनेक्टिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड विद एक्सपीरियंसेस। जैसा कि आपका डायरेक्ट मेथड कहता था कि सिर्फ मेयर वर्ड्स या फिर ट्रांसलेशन के थ्रू सेंटेंसेस पढ़ा देना ही ज़रूरी नहीं है, आप उसको जो बच्चा है या जो लर्नर है उसके एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ें। बेटर लर्निंग के लिए एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ के जब आप किसी फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाते हैं तो लर्निंग बेटर होती है। ये वहाँ पे शॉर्ट पड़ता है। In brief, this method, which came as a revolt against direct method, had many defects in itself. Therefore, this method did not become vogue and it's not popular with English teachers. और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को और इस मेथड को पूरा स्टडी करने के बाद इस नतीजे पे हम पहुँचे हैं कि ये जो मेथड है इसमें खुद से बहुत सारे माइनस पॉइंट्स हैं, इसीलिए ये जो मेथड है अभी भी जो टीचर्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है। तो ये आपका इन ब्रीफ था डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। और ये जो चीज़ें हमने डिस्कस करी इसके अलावा इस लेक्चर से रिलेटेड, और ये कहीं बाहर से नहीं था, जो बुक का मटेरियल था उसी से ये हमने आपको पढ़ाया है। और उसके जो मेन पॉइंट्स के जो स्लाइड्स हैं उनका PDF हम आपको आपके ग्रुप्स पे भेज देंगे। और चूँकि अब लगातार हम मेथड्स पढ़ रहे हैं तो एक आध और मेथड्स पढ़ने के बाद हमारा जो मेन स्ट्रेस होगा वो ग्रामर स्टार्ट करने की ओर होगा। तब तक के लिए टेक केयर। और ख़ासकर सोनभद्र में जो स्टूडेंट है वो भी ध्यान दीजिए, क्योंकि सोनभद्र में भी सुनने में आया है कोरोना पेशेंट्स आ गए हैं। तो जो जहाँ है वहाँ पे ही अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बनाए रखें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। तब तक फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।